नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग केंद्रीय बजट 2022 और 23 का देखते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में 2-3 पक्का आएगा। ये लगभग 1 साल तक आएगा और तब तक आएगा जब तक कि अगला बजट नहीं पेश किया जाएगा। तो 2022-23 के बजट को जो मेन एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, वो चाहे आपका एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, टेट, सुपर टेट का हो, पीसीएस का हो, एनी वनडे एग्ज़ाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन मान के चलिए आपके पक्का है। ठीक है, तो मैं मेन क्वेश्चन ही आपको हाईलाइट करूंगा। तो पहले हम लोग देखते हैं बजट है क्या। पहले कुछ इसका हम पृष्ठभूमि, ऐतिहासिकता हम लोग इसका देख लेते हैं। तो सुनिए, बजट है क्या। बजट एक प्रकार से किसी भी देश के आय और व्यय, यानी कितना खर्च हुआ, कितनी कमाई हुई, उसका लेखा जोखा को हम लोग बजट कहते हैं। ठीक है, और जो ये बजट है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। बजट किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। भारत में सबसे पहले बजट 1860 में 1860 में एक अंग्रेज थे, जेम्स विल्सन। लिख लेंगे ना चीज़ें, मैं जितनी चीज़ें बोल रहा हूँ बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ। भारत में सबसे पहले बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था, इसलिए भारतीय बजट के जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। जेम्स विल्सन, ठीक है। तो भारत उस समय गुलाम था। भारत आज़ादी के बाद भारत का पहला बजट R.K. षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। R.K. षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? R.K. षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखिएगा, किंतु इसका उल्लेख किस रूप में है ये भी तो जानना पड़ेगा। बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन किसी न किसी रूप में उल्लेख है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। अच्छा, ये सब चीज़ें आप लिखते भी चलिएगा, ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत काम की चीज़ें हैं। तो हमारे जो है संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में उल्लेख है। ठीक है, भारत में जो सबसे ज़्यादा बजट मोरारजी देसाई ने पेश किया था, 10 बार मोरारजी देसाई ने भारत में सबसे ज़्यादा बजट पेश किया था। ठीक है, और जो हमारे यहाँ का बजट है इसे वित्त मंत्रालय तैयार करता है। कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय तैयार करता है, जिसे वित्त मंत्री संसद की पटल पर यानी संसद में रखते हैं। तो भारत की पहली महिला कौन थी? पहले पुरुष की हम बात करते हैं कि पहले कौन थे जिन्होंने बजट पेश किया था भारत में प्रधानमंत्री के रूप में? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर कहे भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है, उसको ध्यान रखिएगा। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। अगर मैं कहूँ भारत की पहली पूर्ण रूप से वित्त मंत्री, तो निर्मला सीतारमण। अब ये दोनों में क्या अंतर है समझिए। जो इंदिरा गांधी ने जब बजट पेश किया था तो वो प्रधानमंत्री भी थी, जो है वित्त मंत्रालय को अपने पास ही रखा, तो कोई इसमें वित्त मंत्री नहीं था। तो वित्त मंत्री के रूप में उसमें प्रधानमंत्री भी थी। तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन हुई? श्रीमती इंदिरा गांधी। अगर इसमें केवल ये शब्द जुड़ जाए कि भारत की पहली पूर्ण रूप से, यानी उसके पास कोई और मंत्रालय ना हो वित्त मंत्री के अलावा, तो पूर्ण रूप से पहली भारत की वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। ठीक है, कुछ बजट की शब्दावलियां हैं, जैसे शून्य आधारित बजट। ये क्या होता है? ठीक, शून्य आधारित बजट या जीरो आधारित। शून्य का मतलब जीरो, तो शून्य आधारित बजट वह बजट होता है जब भारत सरकार
अपने बजट को नए सिरे से पेश करती है, तो नए सिरे से पेश किए गए बजट को हम लोग शून्य आधारित बजट करें। नए सिरे का मतलब जीरो से सब कुछ स्टार्ट, ठीक है, शून्य आधारित बजट कहते हैं। भारत में केवल एक ही राज्य है जो शून्य आधारित बजट पेश करता है, वो है आंध्र प्रदेश। यानी शून्य आधारित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो ये आपको बजट के बारे में मैंने थोड़ा सा फीडबैक दे दिया है। तो चलिए हम लोग 2022 और 23 का केंद्रीय बजट को देखते हैं। किसने पेश किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और यह बजट पेपरलेस बजट है। पेपर यानी कोई इसमें पेपर का प्रयोग नहीं किया गया, और यह दूसरी बार है जब पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। पहले बजट हमारा शाम को पेश होता था 5 बजे, लेकिन बाद में इसे सुबह कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है, पहले रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया जाता था। ठीक है, किंतु 1924 में, सुन लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1924 में रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया। रेल बजट आम बजट को कब अलग किया गया? 1924 में। इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, उस समिति का नाम है एकवर्थ समिति। ये शायद ना लिख पाए, मैं लिख दे रहा हूँ, एकवर्थ समिति। एकवर्थ समिति ने रेल बजट और आम बजट को अलग अलग कर दिया था। एग्जाम में आता है किस समिति के आधार पर रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया था? एकवर्थ समिति। किस सन में किया गया था? 1924 में। किंतु मोदी जी ने पुनः ये दोनों को एक साथ कर दिया। ठीक, कब कर दिया? 1 फरवरी। कब कर दिया है? 1 फरवरी 2017 से फिर से रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश किए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कब अलग किया गया? 1924 में। एक साथ कब से पेश किए जाने लगे? फिर से 1 फरवरी 2017 को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इसकी पृष्ठभूमि पूरी पता चल गई है। बजट किस सूची में है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट को किस सूची में, संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो बजट को संविधान की समवर्ती सूची, हमारे यहाँ 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो बजट किस सूची में है? समवर्ती सूची में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा बजट संविधान के किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 1 फरवरी 2022 को बजट पेश किया गया है। किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। कब पेश किया है? 1 फरवरी 2022 को। डेट याद रखिएगा। कुल बजट कितने लाख करोड़ का है? 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। सुन लीजिए, 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। रक्षा पे बजट 10% बढ़ाकर 5.25 लाख करोड़ रुपया गया। इस बार रक्षा पर 10% बजट बढ़ाया गया है। बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? यानी रक्षा मंत्रालय को 5.25 लाख करोड़ रुपए दिया गया। एग्जाम में पूछेगा रक्षा पर कितने % बजट बढ़ाया गया? 10%। रक्षा पर कितना बजट दिया गया? तो आप बताएंगे 5.25 लाख करोड़ रुपए रक्षा को क्षेत्र में दिया गया। अगला, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितना पैसा दिया गया है? 48,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। ध्यान रखिएगा। नेशनल पेंशन स्कीम पर टैक्स कितना % बढ़ाया गया? 14% किया गया। एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम पर टैक्स कितना कर दिया गया है? 14%। 2.5 लाख रुपए की इनकम या आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। भारत सरकार ये कहती है कि भारत का कोई नागरिक यदि 2.5 लाख रुपए सालाना कमा रहा है तो उसको भारत सरकार को कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर वो 2.5 लाख से ज़्यादा कमा रहा है, इसकी एक स्लैब रखी गई, लिमिट, जैसे 2.5 लाख से 5 लाख तक कमाता है साल में, तो उसे 5% टैक्स देना होगा। अगर वह 5 लाख से 7.5 लाख कमाता है तो उसे 10% देना होगा। अगर वह 7.5 लाख से 10 लाख कमाता है, ठीक है, तो उसे 15% देता होगा। और अगर वह 15 लाख से ज़्यादा हर साल कमाता है तो उसे 30% देना होगा। ध्यान रखिएगा, हर साल अगर कोई भी
15 लाख से ज़्यादा कमाता है तो उसे 30% टैक्स देना होगा। चलिए अगला देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय को कितना पैसा दिया गया है? 86,189 करोड़ रुपए जल शक्ति मंत्रालय को दिया गया है। राजकोषीय घाटा 2022-23 में 6.4% रखा गया है। राजकोषीय घाटा 2022-23 में, अगर यही कहे 2021-22 में कितना रखा गया था तो बताएंगे 6.9। याद रखिएगा, दोनों का याद रखिएगा। ये तो 2022-23 का है। अगर पूछ दे 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना रखा गया था तो 6.9%। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6.9 2021-22 में। ठीक है, और ये राजकोषीय घाटा, अब आप सोच रहे राजकोषीय घाटा क्या है, यानी कहने का मतलब है भारत सरकार ने कितना खर्च किया और कितना इनकम किया, वो दोनों को जब हम आपस में घटा लेते हैं, हिसाब किताब करते हैं कि हम प्रॉफिट में है कि लॉस में हैं, तो जब हम घाटे में होते हैं उसी को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। कारपोरेट टैक्स 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है। कारपोरेट टैक्स पहले 18% था अभी तक, अब कितना कर दिया गया है? 15%। आर्थिक विकास दर अगले वर्ष के लिए 9.2% रखी गई। आर्थिक विकास दर यानी भारत की जीडीपी अगले वर्ष यानी 2023 में कितने परसेंट रहने का अनुमान है? 9.2%। वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि बजट 2022-23 में वर्ष 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया, तो आप बताएंगे मोटे अनाज का वर्ष। कौन सा? मोटे अनाज का वर्ष। बजट में डिजिटल करेंसी कौन सी लॉन्च की गई है? उसका नाम है डिजिटल रुपी। इस बजट में भारत सरकार ने एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, ठीक है, जिसका नाम है डिजिटल रुपी। बजट में 75 डिजिटल बैंक खोलने का ऐलान किया गया है। सुन लीजिए, भारत सरकार ने इस बजट में 75 डिजिटल बैंक खोलने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 100 कार्गो टर्मिनल खोला जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में पीएम गति शक्ति योजना के लिए 100 कार्गो टर्मिनल खोलने का लक्ष्य रखा है। एग्जाम में पूछेगा कितने टर्मिनल खोलने का? 100। बजट में गरीबों के लिए 80,000 मकान बनाने का लक्ष्य है। ध्यान रखिएगा, गरीबों के लिए कितना? 80,000 मकान। और कितना पैसा मिल रहा है? 48,000 करोड़ रुपए। ये देखो, पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए। और कितने मकान? 80,000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एक क्लास एक टीवी चैनलों की संख्या 200 करने का लक्ष्य है। अभी तक एक क्लास एक टीवी चैनल केवल 12 थे, जिसे इस बजट में कितना करने का है? 200 करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला देखते हैं। 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा इस बजट में की गई है। 400, जिससे पहले T18 नाम था इस ट्रेन का नाम, T18, T18, बाद में इसका नाम किया गया वंदे भारत ट्रेन। कितनी? 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का अनाउंस किया गया है। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया गया है। इस बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी कितनी? 1। और विदेश यात्रा के लिए ई पासपोर्ट बनाया जाएगा। अभी तक आप क्या है कि एक पासपोर्ट मिलता था, अब आपको ऑनलाइन पासपोर्ट, अगर विदेश की यात्रा करेंगे तो अब आपके लिए ई पासपोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आंगनवाड़ी आप लोग परिचित हैं, ठीक है, गांव में आंगनवाड़ी केंद्र बने होते हैं, ठीक है, उसको अब कितना खोलने का लक्ष्य? 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक सौर क्षमता 280 गीगावाट करने का लक्ष्य है, यानी सूर्य की रोशनी या सूर्य के द्वारा बिजली उत्पादित करना है, और उसका लक्ष्य कितना है? 280 गीगावाट करने का लक्ष्य। कब तक? 2030 तक, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है। भारत में क्रिप्टो करेंसी
को मान्यता दी गई है। अब आप इस क्रिप्टो करेंसी के माध्यम, क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल मुद्रा के माध्यम से आप लोग लेन देन कर सकते हैं। इस पर 30% टैक्स लगाए जाने का अब ये जान लें कि क्रिप्टो करेंसी का ही फ्यूचर है या एक डिजिटल मुद्रा है। इसे सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी, दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी का नाम था बिटकॉइन। ध्यान रखिएगा, विश्व की पहली क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या था? बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी का विचार, क्रिप्टो करेंसी को सबसे पहले लाया किसने है? 2009 में जापान के थे सतोशी नाकामोतो। ध्यान रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी के जन्मदाता कौन है? सतोशी नाकामोतो है। इन्होंने वर्ष 2009 में लाया था। विश्व की पहली क्रिप्टो करेंसी कौन है? बिटकॉइन है। भारत सरकार की सबसे ज़्यादा आय उधार एवं अन्य देवताओं पर से होती है। अब ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों, भारत सरकार की सबसे ज़्यादा इनकम किस सोर्स कहाँ से होती है और भारत सरकार सबसे ज़्यादा खर्च किस पर करता है, ये दोनों आप जानिए। पहले भारत सरकार की सबसे ज़्यादा जो इनकम होती है वो उधार से होती है, उधारी से, उधारी एवं अन्य देवताओं से होती है। सुन लीजिए, भारत सरकार सबसे ज़्यादा उधार एवं अन्य देवताओं से, अन्य चीज़ों से 35% भारत सरकार कमाती है। जितनी भी भारत सरकार की इनकम होती है उसका 35% केवल उधार से ही भारत कमा लेता है। देखिए किससे अलग अलग क्या है। अगर जीएसटी से 16% कमाता है, आय है, निगम कर से 15% कमाता है भारत सरकार और इनकम टैक्स से 15%। तो बताइए सबसे ज़्यादा इनकम भारत सरकार की 35% है, किससे? उधारी से। अब भारत सरकार का खर्च सबसे ज़्यादा किस पर होता है? भारत सरकार का सबसे ज़्यादा खर्च ब्याज भुगतान में होता है, 20%। भारत सरकार सबसे ज़्यादा अपना खर्च ब्याज देने में ही निकाल देती है। कै परसेंट? 20%। इस बजट में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बजट में 25,000 नेशनल हाईवे, ध्यान रखिएगा, सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप लोगों ने बजट बहुत कम से कम समय में मैंने आपको देने का प्रयास किया है। इस वीडियो को, इस बजट को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए आज का जो है केंद्रीय बजट 2022-23 का हम लोग यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।